CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। ऑडियो बुक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। पृष्ठ 215 से पृष्ठ 238 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार, पृष्ठ 215। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। चित्र 17.1। इस पृष्ठ पर बीच में चित्र 17.1 दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से रात्रि का आकाश दिखाया गया है। पहेली ये जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाईं। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वहीं हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पृष्ठ 216 है। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा है। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुईं। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। 17.1 चंद्रमा। क्रियाकलाप 17.1। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। प्रतिदिन ये भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग, पूर्व अथवा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई दिया है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 17.2 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से चंद्रमा की कलाएं दर्शाई गई हैं।
क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चित्र 17.2। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती हैं। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है आदि। इस पृष्ठ पर पूर्णिमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। बूझों ने पूछा, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? पृष्ठ 217 है। आइए ये जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने ये पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। चित्र 17.3। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। इस पृष्ठ पर ऊपर चित्र 17.3 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। क्रियाकलाप 17.2। एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए। इसके आधे भाग को सफेद तथा आधे भाग को काले पेंट से पोतिए। अपने 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। चित्र 7.4 में दर्शाए अनुसार इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए। अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहिए। उससे कहिए कि वो घड़े के सफेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातःकाल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को सायंकाल में कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए।
वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफेद दृश्य भाग का प्रेक्षण कीजिए तथा इसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से कीजिए। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 17.4 के माध्यम से यह बताया गया है कि अपनी कक्षा में विभिन्न स्थितियों पर चंद्रमा भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। पृष्ठ 218 है। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर चित्र 17.5 दर्शाया गया है। इस चित्र में यह बताया गया है कि अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियां एवं संबंधित कलाएं कैसी होती हैं। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। चित्र 17.6। इस चित्र में पृथ्वी को चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। पहेली ने पूछा, मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देखते, क्या यह सही है? क्रियाकलाप 17.3। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन पूरे किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। पृष्ठ 219। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का पृष्ठ। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आपामों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। चित्र 17.7। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 17.7 के माध्यम से चंद्रमा का पृष्ठ दिखाया गया है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? बूझों ने पूछा, क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? पहेली ने पूछा, अध्याय 13 में हमने ये सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? इस पृष्ठ पर बीच में चंद्रमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले
चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरे। चित्र 17.8 चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री। 17.2 तारे। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? पृष्ठ 220। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसीलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4,000,000,000,000,000 किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। पहेली ने पूछा, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है, तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? बूझों ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते? वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 17.4 किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहेली याद करती है, जब वो किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? बूझों ने कहा, अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता तथा पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से
पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। पृष्ठ 221। पहेली ने पूछा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। यह कैसे संभव होता है? क्रियाकलाप 17.5। एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज को काटकर लगभग 10-15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाए सभी तारों का प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? ये तारा कहां स्थित है? यदि कोई तारा वहां स्थित होता जहां आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वो तारा भी स्थिर होता? इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में चित्र 17.9 के माध्यम से यह बताया गया है कि ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता। चित्र 17.10। इस चित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। 17.3 तारामंडल। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचान। 17.3 तारामंडल। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थीं। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहां देखना होगा। पृष्ठ 222। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चित्र 17.11 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल दिखाए गए हैं। ए ग्रेट बेयर, बी ओरायन, सी कैसियोपिया, डी लियो मेजर। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है। चित्र 17.11 जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बेयर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। चित्र 17.12। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं।
इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 17.12 दर्शाया गया है। इस चित्र में प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी का दृश्य तारों के माध्यम से बनाकर दिखाया गया है। सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबद्ध है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। यहां पर इन तारों के भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार दिए गए नाम भी लिखे हैं: मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु। इसी प्रकार अन्य प्राचीन संस्कृतियों में इन तारों के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाम यहां पर लिख कर दिए गए हैं: अलकारद, मिजार, अलियोथ, मिग्रेज, फेकदा, मेरख, डभे। क्रियाकलाप 17.6। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप ये प्रेक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप ये भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। पृष्ठ 223। बूझो ने कहा, मैंने ये सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए। चित्र 17.13 में दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। ये रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 17.13 के माध्यम से ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात करते हुए दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 17.8। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3 से 4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? इन प्रेक्षणों की तुलना चित्र 17.14 में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। इसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। चित्र 17.11b।
ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। पृष्ठ 224। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट यानी पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस यानी लुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। ये सीरियस है। चित्र 17.15। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में चित्र 17.15 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से सीरियस की स्थिति को ज्ञात करना बताया गया है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े यानी विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। चित्र ज्ञात करना बताया गया है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े यानी विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। चित्र 17.11 C। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। चित्र 17.16। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 17.16 दिखाया गया है। 17.14 सौर परिवार। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा आप जानते ही हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। ये एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। पृष्ठ 225। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर चित्र 17.17 दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से सौर परिवार को दिखाया गया है। ध्यान रहे, यह चित्र पैमाने के अनुसार नहीं बनाया गया है। चित्र 17.17 सौर परिवार का योजनावत दृश्य दर्शाता है। बूझो ने कहा, मैंने तो यह पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं, सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है।
आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। ये निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। पृष्ठ 226। बूझो ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती? क्रियाकलाप 17.9। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। चित्र 17.8 में दर्शाए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त खींचिए। अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपके अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। चित्र 17.18। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? चित्र 17.18। इस चित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गमन करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। चित्र 17.19 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह यानी चंद्रमा हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पहेली ने कहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है? पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। प्राचीन भारत में खगोलिकी। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं।
खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लिखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सीई में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल है कि प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नाक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। इस पृष्ठ पर आर्यभट्ट का चित्र भी दिखाया गया है। उनका जन्म हुआ था सीई 476 में तथा मृत्यु हुई 550 में। पृष्ठ 227। बुध। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः ये वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में बुध ग्रह का चित्र भी दिखाया गया है। शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रायः प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह अर्थात चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे शुक्र ग्रह का चित्र दिखाया गया है। क्रियाकलाप 17.10। किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंतरी में देखकर पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको या तो सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का प्रेक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। पहेली ने पूछा, तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता होगा? यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। चित्र 17.20। इस चित्र में शुक्र की कलाएं दिखाई गई हैं।
पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। इस पृष्ठ पर पृथ्वी का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ 228। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। पहेली ने कहा, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट ना हो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वो नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह यानी चंद्रमा है। बूझो ने कहा, यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? मंगल अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वो मंगल है। इसका हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे मंगल ग्रह का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे मंगलयान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र अर्थात ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना। बृहस्पति बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। इस पृष्ठ पर ऊपर बृहस्पति का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। चित्र 17.21। वो तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। चित्र 17.21। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। चित्र 17.21। इस चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पृथ्वी झुके अक्ष पर घूर्णन करती है। इस चित्र में उत्तर, दक्षिण दोनों दिशाएं दिखाई गई हैं। साथ ही पृथ्वी का कक्षीय तल व विषुवतीय तल दिखाए गए हैं। पहेली ने कहा, मेरी ये धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें, तो ये गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना
पृथ्वी को निरूपित करेगा। पृष्ठ 229। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चित्र 17.22 दर्शाया गया है। इस चित्र में बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह दिखाए गए हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। चित्र 17.22। शनि। बृहस्पति के परे शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 17.23 दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि शनि जल से कम सघन है। बूझो को एक नटखट विचार आया। यदि हम ये कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो वो उसमें तैरेगा। चित्र 17.23। पृष्ठ 230। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। चित्र 17.24। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। चित्र 17.24। इस चित्र में अपने कक्षीय पथ पर यूरेनस को घूमते हुए दिखाया गया है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। 17.5 सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। चित्र 17.25। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 17.25 दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई गई है। पृष्ठ 231। धूमकेतु। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं।
जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। चित्र 17.26। चित्र 17.26 में किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत यानी संदेशवाहक हैं। परंतु ये सब मिथक, कल्पित मान्यताएं तथा अंधविश्वास हैं। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। इनसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। उल्काएं तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी-कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। चित्र 17.27। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में चित्र 17.27 दर्शाया गया है। इस चित्र में रात्रि के आकाश में उल्का को दिखाया गया है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वो पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। उल्का वृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। पृष्ठ 232। कृत्रिम उपग्रह। आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसैट आदि हैं। चित्र 17.28। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। पहेली ने कहा, मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है।
इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 17.28 दर्शाया गया है। इस चित्र में कुछ भारतीय उपग्रह दिखाए गए हैं। पृष्ठ 233। प्रमुख शब्द: कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, कैसियोपिया, खगोलीय पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्का पिंड, उल्का, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, ओरायन, चंद्रमा की कलाएं, ग्रह, ध्रुव तारा, सुदूर संवेदन, सौर परिवार, तारे, सप्तऋषि। आपने क्या सीखा? चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वो भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शुक्र, ये ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। पृष्ठ 234। अभ्यास। प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1. इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क. क्षुद्र ग्रह, ख. उपग्रह, ग. तारामंडल, घ. धूमकेतु। 2. इनमें से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? क. सीरियस, ख. बुध, ग. शनि, घ. पृथ्वी। 3. चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि क. हम चंद्रमा का केवल वो भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। ख. हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। ग. पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। घ. चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। 4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह रिक्त स्थान है। ख. वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह रिक्त स्थान है। ग. तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है रिक्त स्थान कहते हैं। घ. ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को रिक्त स्थान कहते हैं। ड. शूटिंग स्टार वास्तव में रिक्त स्थान नहीं है। च. क्षुद्र ग्रह रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। 5. इन कथनों पर सत्य टी अथवा असत्य F अंकित कीजिए। क. ध्रुव तारा
सौर परिवार का सदस्य है। ख, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ग, यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। घ, इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है। ड, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। च, ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। पृष्ठ 235। 6, स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। स्तंभ 1। क, आंतरिक ग्रह। ख, बाह्य ग्रह। ग, तारामंडल। घ, पृथ्वी के उपग्रह। स्तंभ 2। ए, शनि। बी, ध्रुव तारा। सी, सप्तऋषि। डी, चंद्रमा। ई, पृथ्वी। एफ, ओरायन। जी, मंगल। 7, यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई देता है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? 8, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। 9, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। 10, 1 सप्तऋषि तथा 2 ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। 11, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। 12, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। 13, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। 14, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है? 15, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? 16, बूझो ने सौर परिवार का ये आरेख चित्र 17.29 खींचा। क्या ये आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 17.29 दर्शाया गया है। इस चित्र में सूर्य, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून तथा यूरेनस दिखाए गए हैं। पृष्ठ 236। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1, आपके स्थान पर उत्तर दक्षिण रेखा किसी छड़ी की छाया की सहायता से उत्तर दक्षिण रेखा खींचना सीखें। जिस स्थान पर कि सूर्य का प्रकाश दिन में अधिक समय रहता हो, वहां पर जमीन में एक सीधी छड़ी को लंबवत स्थापित करें। इस छड़ी के निचले बिंदु को O कहें। सुबह में किसी समय छड़ी के छाया की नोक को चिन्हित कीजिए। इसे बिंदु A कहें। जमीन पर OA को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचें। अब तब तक इंतजार करें जब तक कि छाया का आकार छोटा होते होते पुनः बड़ा न होने लगे। जब छाया फिर से वृत्त को छू लेती है तो उसे बिंदु B के रूप में चिन्हित करें। कोण AOB का द्विविभाजक खींचें। ये द्विविभाजक रेखा उत्तर दक्षिण रेखा को इंगित करती है। ये तय करने के लिए कि इस रेखा का कौन सा सिरा उत्तर है, चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग करें। 2, यदि संभव हो तो किसी कृत्रिम नभोमंडल अर्थात
प्लानेटेरियम का भ्रमण कीजिए। हमारे देश के कई शहरों में कृत्रिम नभोमंडल हैं। इन नभोमंडलों में आप तारों, तारामंडलों तथा ग्रहों की गतियों का विशाल गुंबद पर अवलोकन कर सकते हैं। 3. रात्रि में कुछ घंटे तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। उस रात्रि को आकाश में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। देखते समय आप उल्का का संसूचन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सितंबर से नवंबर तक की अवधि अधिक उपयुक्त है। 4. नंगी आंखों से आकाश में दिखाई देने वाले कुछ ग्रहों तथा सप्तऋषि और ओरायन जैसे प्रमुख तारामंडलों की पहचान करना सीखिए। ध्रुव तारे तथा सीरियस तारे की अवस्थिति को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। 5. सूर्योदय की स्थिति, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। इस क्रियाकलाप को करने में कई सप्ताह लग सकते हैं। एक ऐसा स्थान चुनिए जहां से के पूर्वी क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। उगते सूर्य की स्थिति को चिन्हित करने के लिए एक सूचक जैसे कि कोई पेड़ अथवा विद्युत पोल को चुनिए। प्रति सप्ताह एक प्रेक्षण लेना पर्याप्त है। किसी भी दिन उगते सूर्य की दिशा को नोट कीजिए। हर सप्ताह इस अवलोकन को दोहराएं। आपको क्या मिलता है? आप पाएंगे कि सूर्योदय की दिशा लगातार बदलती है। ग्रीष्म संक्रांति लगभग 21 जून से सूर्योदय की दिशा धीरे धीरे दक्षिण की ओर होती जाती है। इस अवस्था में सूर्य को दक्षिणायन अर्थात दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ कहा जाता है। ऐसा शीतकालीन संक्रांति 22 दिसंबर के आसपास तक होता रहता है। इसके बाद सूर्योदय की दिशा बदलकर उत्तर की ओर होने लगती है। इस समय सूर्य को उत्तरायण यानी उत्तर की ओर बढ़ता हुआ कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर विषुवों के केवल 2 दिन लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर ही में सूर्य पूर्व में उगता है। अन्य सभी दिनों में सूर्योदय पूर्व के उत्तर या पूर्व के दक्षिण की ओर होता जाता है। अतः सूर्योदय की दिशा निर्धारण हेतु कोई उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती। उत्तर दिशा को परिभाषित करने वाला ध्रुव तारा दिशा निर्धारण हेतु अच्छा संकेतक है। पृष्ठ 237। 6. ग्रहों तथा उनके आपेक्षिक साइज को दर्शाने वाला सौर मंडल का मॉडल अर्थात प्रतिरूप बनाइए। इसके लिए बड़ा चार्ट पेपर लीजिए। विभिन्न ग्रहों को निरूपित करने के लिए उनके आपेक्षिक साइज के अनुसार सारणी 17.1 का उपयोग करके गोले बनाइए। गोले बनाने के लिए आप समाचार पत्रों, चिकनी मिट्टी अथवा प्लास्टिसीन का उपयोग कर सकते हैं। इन गोलों को आप विभिन्न वर्णों के कागज से ढक सकते हैं। कक्षा में अपने मॉडल को प्रदर्शित कीजिए। सारणी 17.1। इस सारणी में 5 शीर्षक दिखाए गए हैं। ग्रह का नाम, सन्निकट त्रिज्या, पृथ्वी को एक मात्रक मानकर, सूर्य के सन्निकट दूरी, पृथ्वी की दूरी एक मात्रक मानकर, परिभ्रमण काल, घूर्णन काल। ग्रह का नाम बुध, सन्निकट त्रिज्या पृथ्वी को एक मात्रक मानकर 0.40, सूर्य के सन्निकट दूरी पृथ्वी की दूरी एक मात्रक मानकर 0.39, परिभ्रमण काल 88 दिन, घूर्णन काल 59 दिन। इसी प्रकार शुक्र ग्रह के सामने इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा गया है 0.95, 0.72, 225 दिन, 243 दिन। पृथ्वी ग्रह के सामने लिखा गया है 1.00, 1.00, 365.25 दिन, 24 घंटे,
मंगल ग्रह के सामने लिखा गया है 0.55, 1.50, 687 दिन, 24 घंटे 37 मिनट। बृहस्पति ग्रह के सामने लिखा गया है 11.00, 5.20, 12 वर्ष 9 घंटे 55 मिनट। शनि ग्रह के सामने लिखा गया है 9.00, 9.50, 29.46 वर्ष 10.66 घंटे। यूरेनस के सामने लिखा गया है 4.00, 19.20, 84 वर्ष 17.2 घंटे। नेपच्यून के सामने लिखा गया है 3.90, 30.00, 165 वर्ष 16.1 घंटे। 7. सूर्य से ग्रहों की दूरी को दर्शाते हुए सारणी 17.1 का उपयोग करके पैमाने के अनुसार सौर परिवार का मॉडल बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कोई कठिनाई हुई? व्याख्या कीजिए। 8. इस पहेली को हल कीजिए तथा इसी प्रकार की पहेलियां स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा पहला अक्षर शुभ में है पर लाभ में नहीं है। मेरा अंतिम अक्षर क्रम में है पर भ्रम में नहीं है। मैं हूं एक ग्रह जो दिखता सबसे चमकीला। नाम बताओ मेरा, मैं हूं न लाल और न नीला। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइट्स को देखें। http://www.9planets.org, http://www.kidsastronomy.com। पृष्ठ 238। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खगोलज्ञ, जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, जो 1473 में जन्मे व 1543 में जिनका निधन हुआ, उन्होंने ये उल्लेख किया कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का प्रेक्षण किया। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार आप ये देखते हैं कि विचार तथा धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं। क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध हैं, तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं? इस पृष्ठ पर नीचे कल्पना चावला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। उनका जन्म करनाल, हरियाणा में 17 मार्च 1962 को हुआ था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। 1982 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की।
वर्ष 1988 में उन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ किया और 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गईं। वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारतीय व्यक्ति थीं। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वो एक थीं। वो विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 17 यहां समाप्त हुआ।